दोस्तों, एक गरीब ऑटो वाले के घर सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से तीन लोग उतरते हैं, जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। और वह घर के अंदर आने के बाद उस रिक्शा वाले से अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं। अब रिक्शा वाला उन्हें पूछता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो उसके बाद वह कहने लगते हैं कि आपसे हमारा साहब मिलना चाहता है और आपको जरूर से चलना होगा। इसके बाद रिक्शा वाला डरते डरते उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उनका साहब उससे मिलने के लिए बैठा हुआ था, तो वहां पर उसके साहब के साथ बैठी हुई एक महिला को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम, अब आपकी तबीयत कैसी है। कौन थी वह मैडम और किस वजह से इस रिक्शा वाले को ये लोग वहां से यहां पर लेकर आए थे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक गरीब बस्ती में एक रमेश नाम का व्यक्ति होता है, जिसके घर में उसकी माँ है, उसकी पत्नी है और एक उसकी बेटी है, जिसका नाम है आराध्या। पत्नी का नाम रीता है और माँ का नाम है लक्ष्मी। वह अपने परिवार के साथ उस गरीब बस्ती में रहा करता है। लेकिन रमेश के दिल में दया वास किया करती है और वह सभी लोगों की मदद किया करता है, चाहे उसके लिए उसे अपना नुकसान करना पड़ जाए, लेकिन दूसरे की मदद जरूर से होनी चाहिए। यही व्यवहार रमेश का होता है। और वहीं पर जो उसकी पत्नी रीता होती है, वह उसे इन बातों के लिए कभी कभी डांटा करती है और कहा करती है कि आप ऐसा मत किया करो। हमारी बेटी है और हमारी बेटी को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और उसकी अच्छे से शादी भी करानी है। लेकिन रमेश मुस्कुराता हुआ इन सभी मुसीबतों को सहन कर रहा था। और साथ में जो रमेश की माँ होती है, उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहा करती है। वह ऑटो चलाकर कुछ पैसे कमाया करता और साथ में जो उसकी पत्नी रीता होती है, वह दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाया करती है और वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुसीबतें तो थीं, लेकिन परिवार के अंदर प्यार बड़ा ही अच्छा था। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। एक दिन सुबह सुबह जब रमेश अपने घर से ऑटो लेकर निकल रहा था, तो उसी समय उनकी बेटी, जिसकी उम्र 8 साल है और वह स्कूल जाने से पहले एकदम से अपने पिता के पास आती है और अपने पिता के माथे पर हाथ रखती है और हाथ रखने के बाद कहती है कि पिताजी, आपको बुखार है ना, तो ये लो, ये दवाई ले लो। उसने छोटी छोटी पुड़िया बना रखी थी। ना जाने क्या था उनके अंदर, और इसे देखकर पिता एकदम से मुस्कुराने लगता है। कहता है कि बेटी आराध्या, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि पिताजी, मैं डॉक्टर बनूंगी और यह मेरी दवाइयां हैं, तुमको लेनी होंगी क्योंकि तुम्हें बुखार है। यानी कि बच्चा अपने पिता के साथ खेल रहा था। और यह दृश्य देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई काला जी का घर नहीं था। क्योंकि यहां पर डॉक्टर बनने में ढेर सारे रुपए पैसे लगा करते हैं, और इतने पैसे रमेश कैसे कमाएगा। यही बात सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन इसके बाद वह अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है बेटी, मैं दवाई ले लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। तू अपना स्कूल के लिए तैयारी कर और मुझे भी ऑटो पर जाना है। ऐसा कहकर जो रमेश होता है, वहां से ऑटो के लिए तो निकल जाता है, लेकिन पूरे दिन भर उसके दिमाग में यही बात घूम रही है कि वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। दिन भर ये इसी बारे में सोचता है। और जैसे ही शाम के समय घर आकर आराम करने लगता है, तो पत्नी से भी इसी बात को करने लगता है। जब पत्नी इस बात को सुनती है कि वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहा है, तो उसके बाद पत्नी कहने लगती है कि उसमें तो ढेर सारे पैसे खर्च आएंगे, इतने पैसे हम कहां से कमाएंगे। तो रमेश कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतने पैसे कमाने हैं और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। पत्नी कहने लगती है कि माँ का इलाज भी है और ऊपर से तुम बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए सोच रहे हो, यह तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी रमेश मुस्कुराता है और मुस्कुराता हुआ ऐसे ही आराम करने लगता है। धीरे धीरे शाम बीत जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह नई उम्मीद के साथ रमेश अपना ऑटो लेकर निकलता है और पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम को फिर से वापस लौट आता है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से शाम के समय जब रमेश ऑटो को लेकर एक जगह पर खड़ा हुआ था, तो तभी मौसम खराब हो जाता है और उसी समय उसे अपनी पत्नी की एक बात याद आती है। दरअसल उसकी पत्नी उसे कहा करती थी कि जब भी मौसम खराब हो तो आपको सीधा घर आना है,
कहीं भी रुकना नहीं है। इसी बात को सोचकर जो रमेश होता है वह अपने ऑटो को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद वहां से सीधा घर के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में एक जगह ऐसी पड़ती है जहां पर ज्यादा कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, ना ही कोई ज्यादा भीड़ भाड़ थी, और वहां से जब रमेश अपने ऑटो को लेकर निकल रहा था तो तभी उसके ऑटो की लाइट के सामने एक महिला आती है, तेज बारिश में भीगती हुई और जिसके शरीर पर काफी ज्यादा कीचड़ लगा हुआ था। वह अपने सीने पर हाथ रखे हुए थी और जैसे ही वह रमेश का ऑटो देखती है तो एकदम से उसे हाथ दे देती है। अब रमेश पहले तो सोचता है कि कहीं कोई वैसी वैसी बात ना हो, लेकिन जब उस औरत की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इसके बाद रमेश अपना ऑटो रोक लेता है। इसके बाद जैसे ही ऑटो रुकता है तो वह महिला घूमकर सीधा ऑटो में बैठ जाती है और कहती है कि भैया, जल्दी से किसी हॉस्पिटल पर ले लो, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द है और मुझे हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। अब इस बात को सुनकर जो रमेश होता है उन्हें बैठने के लिए कहता है और खुद ऑटो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाने लगता है। वहां से थोड़ी ही दूर, लगभग यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल होता है और रमेश उस महिला को अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। रास्ते में वह बार बार महिला की तरफ देखता है और कहता है कि मैडम, क्या हुआ आपको? तो वह महिला बस इतना ही कहती है कि आप जल्दी से मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो और मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। इसके बाद रमेश जैसे तैसे करके उस महिला को हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा देता है और वहां आने के बाद डॉक्टर वगैरह को बुलाकर स्ट्रेचर मंगाकर उस महिला को अंदर की तरफ भेजने लगता है। जाते जाते वह महिला कहती है कि भैया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पर्स गाड़ी में रह गया था, तो आपको मैं बाद में पैसे दे दूंगी, आप अभी बेशक से जा सकते हो। इस बात को कहते हुए वह महिला हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और इसके बाद जो रमेश होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, आप अपना इलाज कराओ, पैसों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर रमेश वहां से ऑटो लेकर वापस से अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी और अपनी मां को यह बात बताता है। जब पत्नी इस बात को सुनती है कि उसने दूसरे की भलाई के लिए फिर से फ्री में सवारी को वहां से वहां छोड़ दिया, तो उसके बाद वह उससे कहने लगती है कि तुम तो इसी तरह से करते रहोगे, वैसे सपना देखते हो कि बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन इस तरह से कैसे डॉक्टर बन जाएगी जब तुम अपने पैसों को भलाई के चक्कर में ऐसे ही छोड़ दिया करते हो, तो इस तरह से तुम्हारी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। इस बात को सुनकर रमेश मुस्कुराता है और कहता है कि रीता, तुम बिना कमाल किया करती हो, किसी को जरूरत है, किसी की जिंदगी मौत पर बनी हुई है और हम लोग उस आपदा में अवसर ढूंढे, ऐसी बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, वो बेचारी की मदद हो गई, इतना ही काफी है, और अगर हम लोग इस तरह से मदद करेंगे तभी किसी दूसरे की दुआओं से हमारी बेटी डॉक्टर बन सकती है। इस बात को सुनकर रीता तो चुप हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो रमेश की मां होती है वह उसे दुआ देती है, कहती है कि बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया है कि मुसीबत के समय में किसी की मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। इस बात को सुनकर रमेश मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और उसके बाद उसकी पत्नी से उसकी थोड़ी सी झड़प भी हो जाती है, क्योंकि जब पति पत्नी आराम कर रहे थे तो वहां पर पत्नी उसे और भी समझाने लगती है, लेकिन जब रमेश बार बार उसे समझाता है और वह समझती नहीं है तो इसके बाद वह उस पर चिल्ला जाता है और उसके बाद लगभग 3 दिन तक इन दोनों की आपस में बोलचाल नहीं होती है, एक दूसरे से गुस्सा हुए बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद धीरे धीरे इन दोनों की बोलचाल हो जाती है और अब दोबारा से इनके दिन नॉर्मल तरीके से व्यतीत होने लगे थे और यह लोग अपने जीवन को इसी तरह से जी रहे थे। जैसे ही यहां पर रमेश को इस वाक्य को हुए लगभग 10 दिन बीतते हैं तो 10 दिन बाद अचानक से एक बहुत बड़ी कार आकर रमेश के दरवाजे पर रुकती है। सुबह सुबह जब उसका पूरा परिवार घर के अंदर था और उस कार से लगभग 3 से 4 लोग उतरते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और वह सीधा आकर रमेश के घर में घुस जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप ही का नाम रमेश है। तो यहां पर रमेश कहता है कि हाँ भाई, मेरा ही नाम रमेश है, बताओ आपको किससे मिलना है। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि देखिए सर, हमें ऑन ऑर्डर मिला है कि आपको बाइज्जत अपने साथ अपने साहब के पास ले चलें, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर रमेश पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कौन से साहब की बात कर रहे हैं और किस लिए मुझे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो वह पूछ बैठता है कि कौन सा साहब है और किस लिए वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहां पर जो व्यक्ति होते हैं वह बताते हैं कि हमारे साहब का नाम अजय है और अजय जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अब इस बात को सुनकर रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता और कहने लगता है कि भाई, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई,
क्योंकि मैं किसी अजय नाम के व्यक्ति को नहीं जानता और वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन तभी वह व्यक्ति कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, अगर गलती हो गई है तो एक बार आप हमारे साथ चल दो। अगर वो आपको नहीं पहचाने तो उसके बाद हम आपको इसी तरह से बाइज्जत यहां पर छोड़ जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब रमेश की जो पत्नी होती है वह इस बात से डर जाती है, क्योंकि अचानक से सुबह सुबह कुछ बड़े लोग गाड़ी में बैठकर उसके घर पर आ गए थे और वह ऑटो ड्राइवर रमेश को अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे थे। तो वह मना करने लगती है, लेकिन तभी रमेश कहता है कि क्या हुआ रीता, इसमें कौन सी दिक्कत है? अगर यह हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो एक बार जाकर देख लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि ठीक है साहब, आप बैठो हमारे साथ गाड़ी में और हम आपको ले चलते हैं। लेकिन रमेश कहता है कि नहीं साहब, आप अपनी गाड़ी से चलो और मैं अपने ऑटो से आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होते हैं वह पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि साहब ने हमें गाड़ी में लाने के लिए कहा है। लेकिन जब रमेश नहीं मानता है तो उसके बाद वह भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जो रमेश होता है साधारण से कपड़ों में उस ओनाटो में बैठता है, जिसको अभी तक उसने साफ भी नहीं किया है, क्योंकि रोज सुबह सुबह रमेश उठकर अपने ऑटो को साफ किया करता है और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे ऑटो को चलाने लगता है। गाड़ी आगे आगे चल रही थी, रमेश ऑटो लेकर पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वह इस बात से सचेत था कि अगर कोई उसके साथ उल्टी सीधी बातें होगी या वह लोग कहीं ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां पर मदद की कोई उम्मीद ना हो, तो वह वहां से अपना ऑटो वापस लौटा देगा और उसके बाद बचकर वहां से निकल आएगा, क्योंकि डर तो उसे भी था कि कहीं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इसी वजह से वह धीरे धीरे उनके पीछे चलता है। लेकिन वो लोग एक पॉश एरिया में गाड़ी को ले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे रमेश चल रहा था, और वहां पर ऐसा कोई भी खतरा नहीं था जान माल का जैसा वह सोच रहा था। वो लोग जाकर एक बड़े से बंगले के आगे गाड़ी को लगा देते हैं और जैसे ही रमेश जाकर उनके पीछे पीछे ऑटो को रोकता है तो उसके बाद वो लोग उतरकर उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं और कहते हैं कि चलिए साहब, अंदर साहब आपको मिलेंगे और वहीं आपसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद रमेश उस घर को देखता हुआ उस घर के अंदर जाता है, क्योंकि वो घर इतना बड़ा था जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर में वह कभी अंदर तक भी जा सकता है। वहां पर हर एक चीज काफी ज्यादा महंगी थी। बहुत बड़ा गार्डन था, उसके अंदर पार्क भी था और अच्छा ही आलीशान वो घर बना हुआ था। धीरे धीरे रमेश सहमा सा उस घर के अंदर जाता है तो बाहर जो हॉल होता है, जिस हॉल के अंदर सोफे पड़े हुए थे, तो उन्हीं सोफों पर एक दंपति बैठे हुए थे, यानी कि एक महिला और एक पुरुष, जो कि उसका पति था और महिला उसकी पत्नी थी। लेकिन यहां पर जैसे रमेश उस महिला को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि यह और कोई महिला नहीं, वही महिला है जिसकी उसने मदद की थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था जब वो काफी ज्यादा बीमार थी। अब जैसे ही वो यहां पर इस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि मैडम, आप यहां पर कैसे? तो उसके बाद जो महिला होती है वो मुस्कुराने लगती है, कहती है कि भैया, मेरा नाम अनीता है और ये मेरा ही घर है जिस घर के अंदर तुम आए हो। अब इन बातों को सुनकर रमेश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि जैसी हालत में अनीता उसे मिली थी उस हालत को देखकर लग नहीं रहा था कि यह महिला ऐसे घर में रहा करती होगी। वो सोच रहा था कि हां, इसके पास पैसे तो होंगे, लेकिन इतने पैसे होंगे यह उसने नहीं सोचा था। साइड में उसके पति बैठे हुए थे, डॉक्टर अजय, जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और जिनका यहां से दूसरे शहर में एक अपना ही हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत सारी सुविधाएं दिया करते हैं। अब जैसे ही यहां पर अजय रमेश को देखता है तो उसके बाद उसका अभिनंदन करता है और कहता है कि आओ बैठो, आपका स्वागत है हमारे घर में। इस बात को सुनकर रमेश पूरी तरह से सन्न रह जाता है और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए वहां पर जाकर उस सोफे पर बैठ जाता है जिसकी तरफ अजय ने इशारा किया था। उसके बाद अजय उसके लिए चाय पानी मंगाने लगता है, लेकिन रमेश मना करता है। उसके बावजूद भी अजय चाय पानी मंगाता है और कहता है कि क्यों भाई, क्या हुआ? हमारी चाय पानी में कौन सी खराबी है? तो रमेश कहने लगता है कि नहीं साहब, वो बात नहीं है। दरअसल मुझे ऑटो पर जाना है, क्योंकि अगर मैं ऑटो पर नहीं जाऊंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा और मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है। इसी वजह से मैं चाय पानी की मना कर रहा था। आपको जो काम है वह मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं अपने ऑटो को लेकर जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो अनीता होती है वह मुस्कुराने लगती है और अपने पति की तरफ एक अजीब सी निगाहों से देखती है और अपने पास से 5,000 रुपए
निकालकर रमेश की तरफ बढ़ाने लगती है। अब रमेश जैसे ही 5,000 रुपए देखता है तो एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि मैडम, वो मैंने आपकी मदद की थी और उसके लिए बिल्कुल भी मुझे ऐसा इनाम नहीं चाहिए जैसा आप मुझे दे रही हो। मुझे तो अगर आपको देने ही हैं तो उतने पैसे दे दीजिए, 30 रुपए, जिन पैसों से मैं आपको वहां से हॉस्पिटल तक नॉर्मली किराए में छोड़ सकता था। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर अजय भी मुस्कुराने लगता है। इधर जो अनीता होती है वह भी मुस्कुराने लगती है। अनीता अपने पति से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि वो काफी अच्छा इंसान है। इसके बाद पति भी कहता है कि हाँ, सच में ही काफी अच्छा इंसान है। रमेश के ऊपर से ये सारी की सारी बातें जा रही थीं और वह कहने लगता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद जो अनीता होती है वो कहती है कि भैया, आपने जो मेरी मदद की थी उस दिन, उस मदद के बदले मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूं, क्योंकि उस रात मेरा कोई भी सहारा नहीं था। अगर आप उस टाइम पर नहीं आते तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती। मेरे पति तो अपने हॉस्पिटल में थी और मैं अपनी दोस्त की पार्टी में गई हुई थी। वहीं पर अचानक से मेरे सीने में दर्द होता है और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर जैसे निकलती हूं तो रास्ते में एक गड्ढे में मेरी गाड़ी फंस जाती है और उसके बाद मैं सोचती हूं कि कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है, यहां से मेन रोड पर चली जाती हूं और वहां से कोई सवारी मिल जाएगी, उसे लेकर मैं वहां पर चली जाऊंगी। यही सोचकर मैं गाड़ी से निकलकर मेन रोड तक आ जाती हूं। लगभग 500 मीटर का रास्ता था, लेकिन मेन रोड पर आने के बाद भी काफी देर तक मुझे कोई भी सवारी नहीं मिलती है और मेरे सीने का दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वहां पर खड़ी खड़ी मैं काफी देर तक राह देखती हूं और मैं अपना फोन और पर्स सब कुछ गाड़ी में भूल गई थी। इसी वजह से मैं किसी को यहां से मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। काफी देर बाद जब तुम आते हुए दिखाई दिए थे तब तक वो दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसके बाद तुमने सही टाइम पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वहां पर जाकर मेरी जान बच गई। तो तुमने हमारी जान बचाई है तो हम बदले में तुम्हारी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं। इसके बाद रमेश कहने लगता है कि आप कैसी मदद करना चाहते हो मेरी। तो तभी जो अजय होता है वो कहने लगता है कि देखो भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी सी एजुकेशन दिलाना चाहता हूं ताकि वह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन सके, क्योंकि तुम लोगों का सपना है ना कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बने। इस बात को सुनकर रमेश एकदम से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अनीता बोलने लगती है, और दूसरी मदद हम आपकी ये करना चाहते हैं कि आपकी जो बीमार माँ है उसका इलाज हमारे हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। इस बात को सुनकर रमेश और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो अजय होता है वो कहने लगता है कि उसके अलावा हम तुम्हें एक नौकरी देना चाहते हैं, जिस नौकरी को पाकर तुम अपने और भी छोटे मोटे सपनों को पूरा कर सकते हो और कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं होगी। इन सभी बातों को सुनकर रमेश पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसने कुछ भी उन्हें अपने बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो लोग उसके बारे में सब कुछ जानते थे। तो वो कहने लगता है कि साहब, मदद का तो बाद में देखेंगे, लेकिन आप ये बताओ कि आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। तो उसके बाद अजय मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई साहब, जहां पर आपने मेरी पत्नी को छोड़ा था तो वहां पर हॉस्पिटल से उसने मेरे पास फोन कराया था, और जब मैंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारे ऑटो का नंबर देखा तो उससे ही हमने ये सारी डिटेल निकाली है। पहले हमने तुम्हारे घर के बारे में पता किया और जब हमें पता चला कि तुम गरीब बस्ती में रहा करते हो तो उसके बाद हमने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया और तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही तुम्हें यहां पर बुलाया है। रमेश मना भी करता है, लेकिन तभी अजय कहता है कि देखो, हमने इसी वजह से सबसे पहले यह जांचा था कि तुम लालची तो नहीं हो, क्योंकि यह जो 5,000 रुपए तुम्हें दिखाए गए थे यह लालच को जांचने के लिए ही दिखाए गए थे। वैसे हम तुमसे काम करवाना चाहते हैं कि तुम ऐसा करना, हमारी पर्सनल गाड़ी चलाना, और गाड़ी चलाने के बदले हम तुम्हारे परिवार को एक अच्छी जिंदगी देंगे, साथ में तुम्हारी माँ की देखभाल और तुम्हारी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना आज से हमारा सपना होगा। इस बात को सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है, क्योंकि जो सपने को वह पूरा होता हुआ नहीं समझ रहे थे वह सपना आज एक झटके में ही पूरा हो गया था। और इसके बाद जो अनीता होती है वह उसके हाथों को पकड़ती है, कहती है कि भैया, यह आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता, इन बच्चों की मां इनसे छिन जाती और बहुत ही गलत हो जाता। इधर जो अजय होता है वह भी उसका उल्टा धन्यवाद करता है और कहता है कि आज के बाद आपको मेरे यहां पर नौकरी करनी होगी, और भले ही तो
अपने ऑटो को बेच दो और जीवन भर तुम्हें मेरे पास ही रहना है। मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दूंगा और साथ में तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी खुद ही उठा लूंगा। इसमें कोई तुम पर एहसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो तुम मेहनत करोगे उसी मेहनत का तुम्हें मिलेगा। इसके बाद जो एक अमीर व्यक्ति होता है, अजय, वह अपने पैसों से उस लड़की का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है और साथ में जो रमेश की माँ होती है उसको भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वहां पर उसकी माँ की देखभाल अच्छे से होने लगती है और बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। इधर जो रमेश होता है वह वहां पर जॉब किया करता और साथ में जो डॉक्टर होता है उसने अपना जो सर्वेंट क्वार्टर होता है वो पूरा के पूरा रमेश को दे दिया था, जो कि उसी बंगले के अंदर था और वह भी कम आलीशान नहीं बना हुआ था। इसके बाद रमेश अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर रहने लगता है। जैसे ही रमेश की पत्नी रीता अब इन नई नई चीजों को देखती है जो उस घर के अंदर लगे हुए थे, यानी कि टीवी, फ्रिज, सोफा, आलीशान बेड और बहुत ही अच्छा गार्डन भी था उसके सामने एक छोटा सा, तो इन सभी चीजों को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस रात आपसे बहुत बुरी भली बातें कह दी थीं, उन सभी के लिए मैं माफी चाहती हूं। इसके बाद रमेश मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उन्हें भूल जाओ और यह सब कुछ ठीक नहीं है जो कुछ तुम कर रही हो। इसके बाद दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से वहां पर रहने लगते हैं और कुछ दिनों में ही जो रमेश की मां होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद रमेश के साथ उसी घर में रहने लगती है। मां भी कहती है कि बेटा, देखा ना, नेकी का फल मिलता है लेकिन उसमें देर जरूर हो जाती है। इधर बेटी बड़ी खुश होती है क्योंकि अब उसके सपनों की उड़ान आगे बढ़ रही है। जिस स्कूल में वो पढ़ा करती है वहां पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बच्चे की बुद्धि को जांचते हुए उसको उसी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कराया जाता है। आज के समय में जो रमेश की बेटी है वह फिलहाल 11वीं क्लास में पढ़ रही है और यहाँ पर रमेश अभी भी उन्हीं दंपति के यहाँ पर काम किया करता है, मेहनत और ईमानदारी से, और उसके अंदर कोई भी लालच वास नहीं किया करता है। वह सच्चे दिल से डॉक्टर और डॉक्टरनी साहिबा की सेवा किया करता है और कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।